गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो फंक्शन का टॉपिक था एमएस एक्सेल में वो कंप्लीट हो चुका है। फंक्शन में ही एक छोटा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट इसमें आपके सेक्शन बी में एक दो दफ़े पूछा गया है कि पीएमटी फंक्शन को समझाइए। पीएमटी फंक्शन एक फाइनेंशियल फंक्शन है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया इसलिए भी बता रहा हूँ। दूसरा, आजकल क्या है कि भी अपन ने सब ने किसी न किसी चीज़ पे लोन करा रखा है, चाहे गाड़ी ले रखी हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, तो उन सब के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पीएमटी फंक्शन क्या फाइंड आउट करता है कि आपने जैसे बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया है, 3 साल के लिए लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसकी 8%, 9%, कोई भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि ये आपको जो पर मंथ अपन इंस्टॉलमेंट देते हैं, किस्त देते हैं, उसको फाइंड आउट करने का काम करता है। और जितनी भी ज़्यादातर ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो गाड़ियों पे लोन करती है, इनमें अगर आप इस फॉर्मूले से देखोगे तो ये आपसे कुछ अमाउंट ज़्यादा लेते हुए ही बताएंगे। जिस समय लोन दे रहे हैं आपको बोल रहे हैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जब आप निकालोगे तो वो इससे ज़्यादा मिलेगा। तो यह फंक्शन नॉर्मल लाइफ में भी काम में आता है और डायरेक्ट भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसलिए फंक्शन कंप्लीट होने के बाद ये अपन पीएमटी फंक्शन का जो क्वेश्चन है ये भी करेंगे। फंक्शन में मेनली 2 बड़े क्वेश्चन बनते हैं। पहला, व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 7 टाइप मैंने आपको लिखवा दिया। दूसरा, प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन ये लिखना है अपने को फाइल में, और एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन विद सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल, कि कोई 5 फंक्शन को उसके सिंटैक्स और एग्जाम्पल सहित समझाइए। तो 5 की जगह मैंने 6 फंक्शन करवा दिए आपको, बिल्कुल सिंपल से, जो आसानी से याद रह जाएंगे। तो ये 2 मेन क्वेश्चन फंक्शन पे बनते हैं। तीसरा छोटा क्वेश्चन एक दफ़ा पूछा गया है कि फाइनेंशियल फंक्शन या पीएमटी फंक्शन को समझाइए। तो ये अपना है पीएमटी फंक्शन। अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाए पीएमटी फंक्शन के बारे में तो अपने को लिखना है कि यह एक फाइनेंशियल फंक्शन है। यह फंक्शन लोन के लिए गणना या कैलकुलेशन ब्याज की दर के आधार पर करता है। लोन की गणना ब्याज की दर के आधार पर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। और पर मंथ आपको कितने रुपए जमा कराने हैं, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, आपकी जो किस्त है वो कितने की है, यह फाइंड आउट करने का काम यह पीएमटी फंक्शन करता है। इसका जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार से है, एन इक्वल साइन पीएमटी, फिर इसमें है पीवी कोमा एफवी कोमा रेट कोमा एनपीईआर और कोमा टाइप। इन सब की एंट्री अपने को करनी है, पीवी, एफवी, रेट, एनपीईआर और टाइप। अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि पीवी का क्या अर्थ है, एफवी का क्या अर्थ है, रेट का क्या अर्थ है, एनपीईआर का क्या अर्थ है और टाइप का क्या अर्थ है, तभी आप एंट्री कर पाओगे। तो सबसे पहले है पीवी। पीवी का अर्थ यहां मूलधन से है, वह वैल्यू जो अपन ने लोन में ली है।
तो पीवी का आशय या अर्थ मूलधन से है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया है, तो यहाँ पीवी कितनी होगी? 3 लाख, क्योंकि मेन जो रकम आपको मिलनी है, जो आपका मूलधन है, वो यहाँ पीवी के द्वारा शो किया गया है। इसके बाद है एफवी। एफवी होती है फ्यूचर वैल्यू, और इसका अर्थ है कि नगद बाकी जो प्राप्त करना चाहते हैं, यदि एफवी हटा दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा कि फ्यूचर वैल्यू आपकी 0 है, फ्यूचर वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो एफवी अगर आप स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एफवी को हटाना है, और अगर आप बीच में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये आवश्यक भी है कि जैसे मैंने 3 इंस्टॉलमेंट भर दी, 3 किस्त भर दी और चौथी 5वीं नहीं भर पाया, तो छठी इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? वो एफवी के द्वारा ही कैलकुलेट होगी। तो एफवी क्या है? फ्यूचर वैल्यू, नगद बकाया। आपने जैसे चौथी और 5वीं इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, तो उन दोनों का टोटल किस में आएगा? एफवी में आएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एफवी को हटा सकते हैं। एफवी हटाने का मतलब कोई पीछे का कोई बकाया नहीं है। अगर आप लगातार इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो एफवी हटेगा, क्योंकि आपका कोई बकाया नहीं है। लेकिन अगर बीच में कोई इंस्टॉलमेंट आपने नहीं भरी है तो वो वैल्यू आती है एफवी में, कि नगद बाकी बीच में जो रह गया है। इसके बाद है रेट। रेट का अर्थ है लोन पर लगने वाली ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन मान लेते हैं कि 9% है, 9% है, ठीक है। तो रेट आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लगने वाली ब्याज दर। इसके बाद है एनपीईआर, लोन की अदायगी की संख्या। एनपीईआर का मतलब है लोन आप कितने इंस्टॉलमेंट में वापस करोगे, कितने किस्तों में वापस करोगे, वो होती है एनपीईआर। तो लोन की अदायगी की संख्या है, अर्थात लोन कितने इंस्टॉलमेंट या किस्तों में वापस किया जाएगा, उन किस्तों की कुल संख्या है। देखो, ज़्यादातर जो लोन है वो 3 साल के लिए दिए जाते हैं, फिर अपन बढ़ा के 5 साल या 10 साल भी उनको करवा सकते हैं, लेकिन जितनी अवधि ज़्यादा होगी उतनी आपका ब्याज ज़्यादा लगेगा। तो अपन अपने एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि एनपीईआर है वो 3 वर्ष के हिसाब से मान लेते हैं कि 3 साल में लोन लौटाना है। तो 3 साल में, 1 साल में किस्त कितनी हो जाएगी? पर मंथ देनी होती है 12, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी? 36। तो एनपीआर वैल्यू आ गया 36। अब लास्ट बचा है टाइप। टाइप है 0 और 1 होता है, भुगतान कब होना है इसको दर्शाता है। कि भाई एक तो आपने 5 तारीख को लोन लिया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 तारीख को ही दे दी, और एक आप पूरा महीना निकलने के बाद इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है कि जिस दिन लोन आपको देती है उसी दिन फर्स्ट आपकी इंस्टॉलमेंट रख लेती है। तो इनको अपन 0 और 1 से दर्शाते हैं। 0 अगर आप लिख रहे हो तो इसका अर्थ क्या है कि भुगतान अवधि के प्रारंभ में किया गया है। जैसे आज लोन मिला है तो आज ही आपने उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करा दी, तो 0 का तो ये अर्थ होता है। और 1 का मतलब कि आफ्टर 30 डेज, पूरा महीना निकलने के बाद आप भुगतान कर रहे हो, तो उसको 1 के द्वारा करते हैं। और इसमें भी अंतर आता है। अगर टाइप आप 0 करके देखना एक दफे और एक दफा 1 करके देखना, 0 में है वो इंस्टॉलमेंट थोड़ी कम होगी और 1 में है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि 0 में तो आपने अवधि के प्रारंभ में ही, जैसे 5 तारीख को लोन मिला तो 5 को ही आपने इंस्टॉलमेंट देनी शुरू कर दी,
और 1 का मतलब अगली 5 आई तब आपने इंस्टॉलमेंट दी है। तो इनमें भी थोड़ा फ़र्क आता है। और ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, 0 ही सेट रखती है, क्योंकि जैसे ही लोन देती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पहले ही काट लेते हैं और फिर नेक्स्ट 1 महीने बाद दूसरी तीसरी ऐसे चलती है। तो टाइप यहाँ 0 और 1 से दर्शाते हैं और भुगतान कब होना है इसको दर्शाता है। 0 सेट करने का अर्थ है भुगतान अवधि के प्रारंभ में होगा और 1 सेट करने का अर्थ है भुगतान अवधि के बाद में होगा। तो ये सारे अपने पास आ गया। पीवी मूलधन है, एफवी 0 रख लो, अपने भी कोई बाकी है नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना आपको अगला बता रहा है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो। एनपीईआर 36 है। टाइप में अपने को 0 या 1 लिखना है और ज़्यादातर 0 से ही लोन हो रहे हैं अपने एरिया में, जितने भी हो रहे हैं तो 0 लिख दो। इन सब को आप लिख के जैसे ही एंटर करोगे तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आ जाएगी। अब इसको आप चेक करोगे तो आपको लगेगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई है उससे ये पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। तो आप ये जो फॉर्मूला है पर मंथ ट्रांजैक्शन, ये कोई भी लोन लेने के बाद जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसको फाइंड आउट करता है। पर मंथ जो आपको ट्रांजैक्शन करना है, पर मंथ देना है, उसको ये निकालता है। दूसरा, इसी के अंदर आपको दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा रेट का। उसमें आप जो अपनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो पीएमटी लिखना है, मूलधन लिखना है, ये सारी चीज़ें एंटर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो ये दोनों ही अपने सामान्य जीवन में काम आने वाले फंक्शन हैं और एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे ढंग से देख लें और घर पे कोई लोन चल रहा है तो उसकी कैलकुलेशन करके देख लें कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट जा रही है वो सही जा रही है या नहीं जा रही। तो ये आपके फंक्शन पे लास्ट क्वेश्चन था, फाइनेंशियल फंक्शन, जो मैंने खूब अच्छे ढंग से आपको बता दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो भी एक प्रैक्टिकल है और वो है गोल सीक। तो अगला जो आपका प्रैक्टिकल है गोल सीक। गोल सीक एक कमांड है और इसका यूज़ तब किया जाता है जब अपन कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो अपना रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट टारगेट वैल्यू जो अपना आना चाहिए वो नहीं आ रहा, उससे कम आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, तो गोल सीक के द्वारा आप अपना जो टारगेट वैल्यू है वो प्राप्त कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपने कोई सैलरी स्टेटमेंट बनाया है, यहाँ है ये 100, 500, 300, 400 और इन सब का टोटल किया है तो ये आ गया 1300। ये रिजल्ट आ गया इनका टोटल करने के बाद। और टोटल करने के बाद आपको लगा कि मेरा रिजल्ट आना चाहिए था 1500 और रिजल्ट आ रहा है 1300। तो ये रिजल्ट कैसे आएगा कि इनमें से किसी में भी अपन 200 बढ़ाएं।
लेकिन आप ये चीज नोट करना कि एक दफा फॉर्मूला लग गया, उसके बाद आप इनमें से किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। अगर इनमें चेंज करना है तो उसके लिए गोलसिक का यूज करना पड़ेगा। गोलसिक कहाँ काम में आता है कि जब आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद आपका जो रिजल्ट है और वो रिजल्ट जो आप चाह रहे थे उससे कम या ज़्यादा आ रहा है और आपको वही रिजल्ट लेके आना है, तो गोलसिक का यूज करते हैं। तो गोलसिक पे अगर शॉर्ट नोट्स आए तो आपको इसमें लिखना क्या है कि इस कमांड का यूज यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि जिस सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया गया है यह फॉर्मूला टारगेट वैल्यू के बराबर रिजल्ट दे रहा है या नहीं। अपन ने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है किसी सेल में और फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो टारगेट वैल्यू जो अपन चाह रहे थे, अपना वांछित वैल्यू है, उसके बराबर है या नहीं है। यदि वह टारगेट वैल्यू के बराबर रिजल्ट नहीं है तो इस कमांड की सहायता से किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज करके टारगेट वैल्यू को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो कमांड है ये किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज करके आपकी टारगेट वैल्यू है उसको दे देगा। इस प्रकार यूजर को टारगेट वैल्यू के अनुसार रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। इस कमांड को जैसे ही एग्जीक्यूट किया जाता है तो हमें निम्नलिखित विंडो प्राप्त होती है। अब देखो, पहले तो ये समझो कि इस कमांड का यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि यहाँ मैंने 1 2 3 4 लोगों की सैलरी है वो लिखी है और E1 में सैलरी का टोटल लिया है। तो फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, सम A1 D1। तो इसने क्या किया कि रिजल्ट आ गया और रिजल्ट मैं चाहता हूँ E1 में, तो E1 मैंने आगे लिख दिया। तो इनको टोटल किया तो रिजल्ट आया 1300, जबकि मेरे को रिजल्ट चाहिए था 1500 रुपये, क्योंकि सैलरी के अकाउंट में 1500 रुपये चढ़े हुए हैं। तो अब क्या हो सकता है कि ये जो 4 वैल्यू है इनमें से किसी की भी वैल्यू में 200 और बढ़ाऊंगा तो 1300 प्लस 200 होके 1500 हो जाएंगे। लेकिन फॉर्मूला लगने के बाद ये काम मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो डायरेक्टली नहीं कर सकता तो इसके लिए मैं फैसिलिटी यूज लूंगा गोलसिक की, क्योंकि डायरेक्टली आप जैसे 300 की जगह 500 लिखोगे, लेकिन जैसे ही एंटर करोगे वापस 300 हो जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद किसी सेल की वैल्यू को बदलना है तो गोलसिक का यूज करना है, और आपको टारगेट वैल्यू प्राप्त करनी है तो गोलसिक का यूज करना है। गोलसिक में आपको ये नहीं बताना कि किसकी वैल्यू कितनी बढ़ानी है, केवल जिसमें चेंज करना है उसका एड्रेस देना है। जैसे ये 300 की जगह 500 करना है तो केवल C1 एड्रेस देना है कि भाई इस सेल की वैल्यू को चेंज कर दो, और टारगेट वैल्यू पहले से लिखी होती है। तो जैसे ही इस गोलसिक कमांड को अपन एग्जीक्यूट करते हैं तो अपने सामने एक विंडो आती है, इस प्रकार की विंडो आएगी। यहाँ गोलसिक लिखा हुआ होगा और यहाँ वैल्यूज के लिए ऑप्शन होंगे। सबसे पहले होगा सेट सेल, दूसरा होगा टू वैल्यू, तीसरा होगा बाय चेंजिंग सेल। ये 3 ऑप्शन अपने को मिलते हैं। अब
यहाँ इन तीनों की एंट्री करनी है। सबसे पहला है सेट सेल। सेट सेल में क्या लिखना होता है? इस सेल में उस सेल का एड्रेस लिखना होता है जिसमें फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, या जिस सेल में फॉर्मूला का रिजल्ट होता है उस सेल का एड्रेस लिखना होता है। इस एग्जाम्पल में E1 इक्वल टू सम A1 D1, तो रिजल्ट कहाँ है? E1 में। तो सेट सेल के आगे अपन किसकी वैल्यू लिखेंगे? एड्रेस किसका लिखेंगे? E1 का, क्योंकि अपने फॉर्मूला का जो रिजल्ट है वो E1 में है। तो सेट सेल में उस सेल का एड्रेस लिखा जाता है जिस सेल में फॉर्मूला का रिजल्ट लिखा गया हो। दूसरा है टू वैल्यू। इस सेल में वह वैल्यू लिखते हैं जिसकी हमें अपेक्षा होती है, या टारगेट वैल्यू को लिखते हैं। अब मैंने बताया कि फॉर्मूला लगाने के बाद रिजल्ट आया 1300, 1300, और जबकि मेरे को रिजल्ट चाहिए था 1500, 1500। तो टू वैल्यू के अंदर मैं क्या लिखूंगा? जो रिजल्ट चाहिए 1500, जो आपकी टारगेट वैल्यू है, जो आपकी वांछित रिजल्ट है, जिसको आप चाहते थे, जो आपको नहीं मिला, वह रिजल्ट लिखना है आपको टू वैल्यू के अंदर। तीसरा है बाय चेंजिंग सेल। उस बाय चेंजिंग सेल में उस सेल का एड्रेस लिखते हैं जिस सेल की वैल्यू को यूजर बदलना चाहता हो। तो वैल्यू किन किन सेल में है? A1, B1, C1, D1। फॉर एग्जाम्पल मेरे को C1 की वैल्यू बदलनी है, तो यहाँ बाय चेंजिंग सेल में मैं एड्रेस लिखूंगा C1। बस ये तीनों वैल्यू देके जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है वो 1500 हो गया है, और जो आपने जिस सेल की वैल्यू बदलने के लिए कहा था उसमें वैल्यू अपने आप चेंज होके 300 की जगह 500 आ गई है। ये तो था बेटा सिंपल सा एग्जाम्पल। लेकिन करोड़ों करोड़ों रुपए की बैलेंस शीट बनाते हैं, और उस बैलेंस शीट में अगर हजारों में या 100 में इक्वल रिजल्ट नहीं आता, तो वहाँ ये जो आपका गोल सीक कमांड है खूब काम में आता है। क्योंकि बैलेंस शीट अगर नहीं मिलती, टोटल आया 1300 और टोटल चाहिए था 1500 और हजारों तरह की एंट्री है, तो जो सीए है वो एक एंट्री बोलेगा कि इस एंट्री में चेंज करके इसके इक्वल लिया हो। अब बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, पॉइंटों में होती है, तो कितना बढ़ाना है कितना कम करना है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल 3 चीज बतानी है कि जहां रिजल्ट आया उस सेल का एड्रेस वो लिखना है सेट सेल में। टू वैल्यू जो आपकी टारगेट वैल्यू है, जो रिजल्ट आपको चाहिए उसकी वैल्यू लिख दो। और बाय चेंजिंग सेल में जिस हेड का वैल्यू बदलनी है, जिस सेल की वैल्यू बदलनी है, उसका केवल एड्रेस लिख दो। जैसे ये करके आप ओके करोगे तो आपको आपका जो टारगेट वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो ये था आपका दूसरा प्रैक्टिकल गोल सीक। और गोल सीक क्या करता है कि आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो और फॉर्मूले के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपकी टारगेट वैल्यू या आपके वांछित वैल्यू के बराबर नहीं है, तो गोल सीक कमांड से टारगेट वैल्यू या वांछित रिजल्ट को लाया जा सकता है। इस कमांड को जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें 3 एंट्री आती है। सबसे पहले सेट सेल, इसमें उस सेल का एड्रेस लिखते हैं जिसमें फॉर्मूले का रिजल्ट हो। दूसरा है टू वैल्यू, इसमें टारगेट वैल्यू को लिखा जाता है जो रिजल्ट आपको चाहिए। तीसरा बाय चेंजिंग सेल, इसमें उस सेल का एड्रेस लिखते हैं जिस सेल की वैल्यू को आप बदलना चाहते हैं। तो ये खूब अच्छे ढंग से मैंने बता दिया। बाकी जब ऑफलाइन क्लास होगी तो फिर डिस्कस कर लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
और काम आने वाला ऑप्शन है गोल शीट, तो इसको आप अच्छे ढंग से एक दो दफ़े वीडियो चला के समझ लेना। आज इतना ही होगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।